और इधर महाराष्ट्र की एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया। पीएफआई एक बड़ा प्लान बनाकर आई थी। पीएफआई बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं को टारगेट करने का प्लान बना रही थी और यह प्लान उनका काफी लंबा था। पीएफआई पर बैन लगे हुए करीब 72 घंटे हो गए हैं। तो क्या पीएफआई पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गई है? पीएफआई का वजूद जहां जहां था, हमारे रिपोर्टर्स वहां वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ढूंढ कर लाए हैं। पीएफआई दफ्तर पर ताला, पूरे इलाके को किया बैरिकेड। दिल्ली का जामिया नगर, जहां दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के सहयोगी 2 दफ्तरों पर कार्रवाई की है। N44A/1 हिलाल हाउस, ग्राउंड फ्लोर, अबू फजल एनक्लेव, जामिया। इसी एड्रेस पर रिहैब इंडिया फाउंडेशन का दफ्तर था, जिस पर तालाबंदी कर दी गई है। दूसरा दफ्तर B27/2, गली नंबर 7, तीसरी मंजिल, जामिया नगर, शाहीन बाग। इस पते पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का दफ्तर चलता था, जो पीएफआई की सहयोगी संस्था है। इस दफ्तर पर भी तालाबंदी कर दी गई। तो मौजूद हूं जामिया नगर के अबू फजल एनक्लेव में। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहां पर मौजूद है, इस रास्ते को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। और जो पीछे की गली है, वहां पर एक एड्रेस है जहां पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की रेड चल रही है। N44A/1 हिलाल हाउस, ग्राउंड फ्लोर, अबू फजल एनक्लेव, जामिया नगर। ये जो ठिकाने हैं जिनका जिक्र गृह मंत्रालय के लेटर के अंदर मौजूद है, वहां पर इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ लोकल पुलिस यहां पर पहुंची हुई है और इन ठिकानों को, इन दफ्तरों को सीज किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ये जो दफ्तर यहां पर बनाए हुए थे पीएफआई से जुड़ी हुई संस्थाओं ने, वहां पर किसी तरीके का बोर्ड, बैनर, पोस्टर नहीं लगा हुआ है। अंदर जो भी सामान मौजूद है उसे इस वक्त दिल्ली पुलिस सीज कर रही है। पुलिस की रेड पड़ी तो इलाके के लोगों को पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़झाला भी था। नहीं तो इलाके के लोग N44A/1 हिलाल हाउस, ग्राउंड फ्लोर, अबू फजल एनक्लेव, जामिया नगर के इस एड्रेस पर रिहैब इंडिया फाउंडेशन को एनजीओ समझते थे, जो गरीबों की मदद करते थे। ये तो गवर्नमेंट ने जो इनकी पीछे से देखी होगी फंडिंग कहाँ से आ रही है, या इनके पास जो सोर्सेज होंगे, प्रॉपर सोर्सेज ना हो, जिनको बैन कर रखे हों, वहाँ से आए हों, तो ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि इनके पास कहाँ से। हमें लोगों को तो पता नहीं कि इनके अकाउंट्स किस तरीके से ऑपरेट होते थे, कहाँ से फंडिंग होती थी, कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम था। क्योंकि एनजीओ के बारे में हम लोग जानते हैं सिर्फ कि ये एक एनजीओ थी, और जो हमारे सामने होता था वो एक प्रॉपर एनजीओ जो काम करती है, वो काम करते थे ये लोग। यहाँ पे कुछ पता नहीं, मुझे इतना पता था कि लॉकडाउन में यहाँ पे राशन बटे थे। हाँ। और गरीब लोग को दूध वगैरह, बिस्किट वगैरह और क्या नाम है, पापे वगैरह, यही सब काम होता। बाकी कुछ पता ऐसा कुछ है नहीं। मतलब देश विरोधी काम ईमानदारी का चोला ओढ़कर हो रहा था। दिल्ली पुलिस की टीम ने B27/2 गली नंबर 7, तीसरी मंजिल, जामिया नगर, शाहीन बाग के दूसरे दफ्तर पर भी रेड की। यहाँ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का दफ्तर था, जिसे गृह मंत्रालय ने बैन किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई के अलावा पीएफआई से जुड़ी कुछ संस्थाओं पर भी बैन लगाया गया है, जिसमें एक संस्था है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर में। जामिया नगर में ठोकर नंबर 7 एक गली है, जहां पर ये एड्रेस आप देख सकते हैं, B27/2 ठोकर नंबर 7, शाहीन बाग, जामिया नगर। यहां पर ये जो बिल्डिंग है, इसमें नीचे एक प्ले स्कूल यहां पर चलता है, और ऊपर जो यहां का 3rd फ्लोर है इस बिल्डिंग का, यहां पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल नाम से एक संस्था जो है वो यहां पर चल रही थी। और हम आपको बताएं कि पहले जो नोटिफिकेशन आया गृह मंत्रालय का, उसमें पीएफआई को गैर कानूनी अधिनियम के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया, उस पर रेड्स की गई, देश भर में छापेमारी की गई। उसके साथ ही जो दूसरा नोटिफिकेशन था, उसमें पीएफआई के अलावा कुछ और संस्थाएं हैं, जिसमें ऑल इंडिया इमाम काउंसिल भी शामिल है। और अब यहां पर इस वक्त रेड्स जो हैं वो यहां पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं लोकल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। यहाँ तो स्कूल है काफी टाइम से, उसके अलावा मालूम नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं। 10-15 साल से बिल्डिंग बंद पड़ी थी ये। 10-15 साल। हाँ जी। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हमें तो अब यहाँ पे हमने
ये देखी पुलिस वगैरह, तो अब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे पीएफआई का इसमें वो था। अच्छा, नीचे तो यहाँ पर प्ले स्कूल है, ये बताया जा रहा है जो 3rd फ्लोर है, एक तो पीएफआई है, पीएफआई को बैन करा है, उसके साथ कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें 10-15 साल पहले इसमें ऑफिस था, अब कुछ नहीं था इसमें। अच्छा जी, अब तो ये बंद पड़ी थी शायद बिल्डिंग भी। पीएफआई के बैन के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। सोशल मीडिया पर पीएफआई के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों के बैंक खाते सीज। देश के 23 राज्यों में पीएफआई की मौजूदगी थी, जिनमें से 13 राज्यों में काफी एक्टिव थे, जहां अब इनके दफ्तरों पर तालाबंदी हो रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पीएफआई काफी सक्रिय था, जहां छापेमारी और फिर बैन के बाद इनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया गया। एनआरसी और सीएए प्रदर्शन करने के बाद पीएफआई पिछले 2 साल से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। गृह मंत्रालय के कड़े एक्शन के बाद दिल्ली सहित बाकी राज्यों में भी इनके दफ्तरों पर तालाबंदी का काम तेज हो गया है। मुंबई एटीएस ने भी बैन से पहले पीएफआई पर एक्शन लिया था, उनके दफ्तरों पर रेड की थी, खातों को सीज किया था और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। पीएफआई का मकसद 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। ये बात खुद महाराष्ट्र के एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल अपनी जांच के आधार पर कह रहे हैं। इनके प्लान 2047 का यही था कि आप एक इस्लामिक कंट्री बनाएं इसको, और इस हिसाब से लोग काफ़ी स्टेजेस में इन्होंने अपने टारगेट फिक्स किए थे कि भाई 5 साल में ये अचीव करेंगे, फिर ये अचीव करेंगे। तो ये 25 साल आगे की इनकी सोच थी। ऐसा 24-27 तक इनको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे, वो धीरे धीरे अचीव करते। अभी आज जैसे ये किया, 4 साल में यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर 8 साल में यहाँ तक पहुँचेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे हेट क्राइम्स के लिए। ये इनकी प्लानिंग थी। लोगों को अपने साथ लेके उनको बताएंगे कि आप इनसिक्योर हो स्टेट के अगेंस्ट। मतलब एक तो पॉलिटिकल पार्ट तो अलग हो गया, उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन उसकी आड़ में और भी उनके बहुत सारे मंसूबे थे कि आप कोई एपिसोड हो जाए उसको डिस्प्रपोर्शनेटली उसको आगे बढ़ाओ। अब जैसे सरतन से जुदा वाला जो नारा है वो इनका ही है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन किया। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ खुद बता रहे हैं कि 2047 तक पीएफआई का मकसद ग़ज़वाए हिंद करना था, हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना था। पीएफआई के कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनकी वजह से उन्हें बैन किया गया, जिसमें आतंकी गतिविधियों में शामिल होना सबसे बड़ी वजह है। पीएफआई की टॉप लीडरशिप सहित पीएफआई के कई सदस्य सिमी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। पीएफआई के जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संबंध थे। पीएफआई इजिप्ट की कट्टरपंथी सुन्नी इस्लामिक ग्रुप मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरणा लेता था। पीएफआई का हमास यानी कि फिलिस्तीन के सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप से भी संबंध था। पीएफआई से जुड़े 21 लोग अलग से आईएसआईएस में शामिल हुए थे। पीएफआई का संबंध तुर्की की एक विवादित संस्था IHHPA से भी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये संस्था आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए काम करती थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग होती थी। पीएफआई पर उत्तर प्रदेश में सीएए के खिलाफ हिंसक आंदोलन करने के 51 मामले दर्ज किए गए थे। यही वो वजह थी जिसकी वजह से पीएफआई पर और इसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया। बावजूद इसके कुछ लोग अभी भी पीएफआई के बैन की मुखालफत कर रहे हैं और वजह भी गिना रहे हैं। किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए तो पहले उसको जवाब देने का मौका देना चाहिए बैन करने से पहले। क्या उनका कोई जवाब लिया गया है? वो तो हमने देखा नहीं। हमेशा जब मैं आप पर कोई इल्ज़ाम लगूं तो आपको मौका होना चाहिए कि आप उसका जवाब मुझे दें, है ना? फिर उसके बाद जो आवाम के सामने आए तब कोई उस पर गुफ्तगू हो सकती है। ये तो एक तरफा बात है, तो एक तरफा बात में मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, हुकूमत के पास तो बहुत इख्तियारात हैं, लेकिन बहुत एहतियात से इख्तियारात को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो संगठन है जो खुल्ला रास्ते पे निकलते औजार लेके
खुल्लम खुल्ला जो है देश विरोधी नारे भी लगाते हैं। हाँ, आपको भी मालूम होगा, मेरे को भी मालूम है। मैं पीएफआई को तो मालूम नहीं कौन है, लेकिन उसके अलावा जो आरएसएस वगैरह है उस पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स बोलते हैं कि उस पर भी जो है प्रतिबंध लगना चाहिए, तो उस पर क्यों नहीं लगता है? बल्कि जेड सिक्योरिटी देते उसको, उसके हेडक्वार्टर्स को आप देखिए, आज जेड सिक्योरिटी के चलता है। तो क्या है वो, संगठन है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो जिसको इतना जो है साथ मिलता है? हम सारे फैसलों को चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या क्या बर्दाश्त करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे, हमें इतना मजबूर ना करें आप। बस आप ज़रा मेहरबानी करके, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। हमें हर मुसलमान जो है अपने आप को बचा रहा है। किसी भी डिस्प्यूटेड इश्यू पर हमें कोई राय नहीं देनी, जो जाने वो जाने। पीएफआई के बैन के बाद आज जुमे की पहली नमाज थी। पीएफआई के बैन के बाद युवाओं को भड़काने वाला ग्रुप भी एक्टिव हो गया है। सोशल मीडिया पर एक कट्टरपंथी संगठन की तुलना दुनिया के सबसे स्वयंसेवी बड़े संगठन आरएसएस से की जाने लगी। लिहाजा जुमे की नमाज से पहले ही सेंसिटिव इलाकों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया था। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पर पुलिस का पहरा सख्त था। गृह मंत्रालय पीएफआई को बैन कर चुका है और पीएफआई के बैन होने के बाद पूरी सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और जुमे की आज पहली नमाज है पीएफआई के बैन होने के बाद, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि टीले वाली मस्जिद पर व्यापक पुलिस इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आरआरएफ यानी कि रैपिड रिस्पांस फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। उनके हाथों में टीयर शेल के जो गैस होती हैं वो सब मौजूद है। इसके अलावा पुलिस बल को भी यहाँ तैनात किया गया है। फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं यूपी पुलिस के मुख्यालय की तरफ से सभी जिले कप्तानों को, कमिश्नरेट को और कमिश्नर्स को कि आपके इलाके में फुट पेट्रोलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीले वाली मस्जिद में हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन कोई भी माहौल ख़राब ना कर सके, कोई भी असामाजिक तत्व भीड़ में घुस करके किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ना ख़राब कर सके, किसी भी तरीके की अफवाह न फैलाई जा सके, इसको लेकर के न सिर्फ सड़कों पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, बल्कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए भी व्यापक पैमाने पर यूपी पुलिस ने इंतजाम किए हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का गलत काम करने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया पर भ्रामक फैलाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए और जहां भी जरूरत पड़ती है पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव धाराओं में कार्रवाई कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भारी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज हुई। कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।